आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब तक हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड और उनके इस्तेमाल के ज़रिए से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जिसका टॉपिक हम देंगे कंडीशंस। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ हम कंडीशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शर्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से हट करके रियल लाइफ में समझते हैं कि कंडीशंस का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। इसको अगर आप समझ जाइएगा तो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस क्या है और कैसे काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स और प्रोग्रामिंग को समझने के लिए लिया था। मान लो आपने अपने दोस्त को केक लाने के लिए एक दुकान पर भेजा और आपने इस दोस्त को कहा कि जाओ केक ले लो। ये दुकान पर पहुंचा। जब दुकान पर पहुंचा तो उसने बहुत सारा केक देखा। मल्टीपल मेनूज थे वहाँ, अलग अलग तरह के केक थे, फ्लेवर था, टेस्ट था। मान लो उसकी दुकान में 5 तरह के केक थे। तो आपके दोस्त ने आपको वापस फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर तो 5 केक है, अब कौन सा ले। तो जब आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई कौन सा केक ले, तो उसको एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि 5 तरह के केक में से अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि हम ले कौन सा केक। तो उसने आपको सॉल्यूशन के लिए फ़ोन किया। अब आपने उससे पूछा कि सबसे पहले पांचों केक का दाम पता करो कितना है। तो मान लीजिए एक केक का दाम था 150 रुपये, एक केक का दाम था 130 रुपये, एक केक का दाम था 155 रुपये, एक केक का दाम था 170 रुपये और एक केक का दाम था 190 रुपये। इन पांचों केक के अलग अलग प्राइस थे। तो आपने दोस्त को बोला कि सबका दाम बताओ। उसने सबका दाम आपको बताया। फिर आपने दोस्त से कहा कि तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है। उसने कहा मान लीजिए मेरे पास 150 रुपये है। तो अब जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारे मेरे पास 150 रुपये है, आपको ये समझ में आ गया कि अब आप 190 वाला केक नहीं खरीद सकते हैं, 170 वाला केक नहीं खरीद सकते हैं, 155 वाला केक नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास यही दो ऑप्शन बचा। इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक केक आपको खरीदना पड़ेगा, या तो 150 रुपये वाला या 130 रुपये वाला। फिर दोस्त ने पूछा कि भाई दो केक है, एक 130 का है, एक 150 का है, कौन सा लूँ। आपने वापस पूछा कि दोनों में से तुमको कौन सा फ्लेवर पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या और भी जो केक के फ्लेवर होते हैं वो पसंद है। उसने कहा मान लो चॉकलेट पसंद है। आपने चेक किया कि चॉकलेट 150 रुपये वाले केक में है या 130 रुपये वाले में। जिस केक में आपको चॉकलेट नज़र आया, आपने कहा कि वो केक ले लो। तो यहाँ क्या हुआ, दोस्त को केक खरीदने में प्रॉब्लम आई। आपने कुछ डेटा लेकर के, उससे कुछ बात करके, बात क्या किया, डेटा क्या लिया आपने, केक का दाम कितना है, केक में फ्लेवर कौन सा है, तुमको कौन सा पसंद है। ये 3-4 चीज़ें आपने जान करके उसको एग्जैक्टली हेल्प करके रिजल्ट बता दिया कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट केक है, ये लेकर के आ जाओ। प्रोग्रामिंग में भी जब हम ये चीज़ करते हैं कि कुछ बेसिक डेटा लेकर के
कुछ बेसिक जानकारी लेकर के हम जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो होता है कंडीशंस के थ्रू। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस का मतलब क्या होता है। अब कंडीशंस के अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसको हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना था कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस का यूज़ क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं कंडीशंस को। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंडीशंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एग्जैक्टली अपने अवेलेबल डाटा और सोर्स से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सके, रिजल्ट तक पहुंच सके। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंडीशंस यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जनरली हर प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस बहुत कॉमन ही होते हैं, बट हम सी पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। एक होता है बूलियन के थ्रू, दूसरा आपका इफ़ एल्स के थ्रू, तीसरा है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी डायरेक्टली कहा जाता है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के चैप्टर में हम लोग बूलियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बूलियन भी एक बहुत छोटा सा कंडीशंस को समझाने वाला टॉपिक है। और जब भी हमको कंडीशंस समझाना होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ाना होता है, समझना होता है, समझाना होता है, तो स्टार्ट हम बूलियन से करते हैं। उससे ये बेनिफिट होता है कि ये चूँकि छोटा होता है और ये बहुत आसान होता है, तो पहले ही आप समझ जाते हैं स्टार्टिंग में ही कि कंडीशंस काम कैसे करता है। तो आज हम पढ़ेंगे बूलियन के बारे में। बूलियन जो नाम रखा गया, ये नाम रखा गया जॉर्ज बूले की वजह से। इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था अरिथमेटिक्स ऑपरेटर और अलजेब्रा, बूलियन एक चैप्टर होता है, उसका इस्तेमाल किया था और उसके ज़रिए से इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड किए थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के। तो उन्हीं के नाम पर बूलियन जो टॉपिक है, ये हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर ऐड कर दिया गया। स्टार्टिंग में बूलियन इस तरह लिखा जाता था, इस तरह लिखा जाता था। बाद में जब थोड़ा सा ये इम्प्रूव हो गया तो फिर बूलियन को इस तरह लिखा जाने लगा, बूलियन का शॉर्ट फॉर्म बूल। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है, वो लिख लेते हैं। ये बेसिक हमारा सिंटेक्स। अब यहाँ पे बूलियन का यूज़ करने के लिए बहुत बार हम लोग ये जो हेडर फाइल है वो भी ऐड करते हैं, bool.h। मगर कोड ब्लॉक में आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी सारा चीज़ इंक्लूडेड होता है। मगर इनकेस मान लीजिए कि बूलियन अगर काम ना करे तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, बूलियन नाम का जो एक्सटर्नल फाइल है वो इसके अंदर ऐड कर देगा। चलिए, अब समझते हैं कि बूलियन यूज़ कैसे होता है। पहले याद रखिए कि बूलियन भी एक तरह का डेटा टाइप ही होता है। जैसे आपका इंट था, फ्लोट था, कैर था, वैसे ही बूलियन भी एक डेटा टाइप ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट लेते हैं और इंट में हम लिखते हैं वोटिंग एज। इंट वोटिंग एज कर देते हैं 18। यानी हमने एक डब्बा लिया है, उसका नाम रखा है वोटिंग एज और उसमें डाला है 18 एज ए वैल्यू, कि एक इंसान का जो वोट करने का एज होगा वो 18 है। अब हम लाते हैं बूल, बूल करके हम डालते हैं रिजल्ट। ठीक है, बूल जैसे ही मैंने लिखा, समझ में आ गया कि इस डब्बे के अंदर हमको क्या करना है, इस डब्बे के अंदर हमको कंडीशन डालना पड़ेगा। यानी बूल के ज़रिए जो रिज़ल्ट नाम का डब्बा हमने बनाया है और उस डब्बे पे जो हमने रिज़ल्ट लिख दिया है, उस रिज़ल्ट के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर ये हमको लाना है
कि अगर इस बंदे का एज 18 साल से ज़्यादा है तो ये वोट करेगा, अगर 18 साल से कम है तो ये वोट नहीं करेगा। ये हमको कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता करना है कि हम वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता करना है कि हम वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और उसके लिए डेटा हमारे पास क्या है? तो डेटा है एक, कि वोट देने का जो एज होता है वो होता है 18। ठीक है, अब चलिए यहां से अब समझिए इसको। बूलियन का जो रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आता है, वो आता है ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब ये है, अगर बंदा 18 साल से ज़्यादा होगा तो वोट देने के लिए एलिजिबल है, तो इसका मतलब आंसर आएगा ट्रू। और अगर बंदा 18 साल से कम है तो वोट देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ये चेक हो जाएगा बूलियन के ज़रिए से। फिर से समझिए प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये है कि 18 साल वोटिंग का एज है। हमको चेक करना है किसी बंदे के बारे में कि अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो वोट करेगा या नहीं करेगा, और अगर कोई बंदा 18 साल से कम है तो वो वोट करेगा या नहीं करेगा। 18 साल से ज़्यादा होगा तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू, कि हाँ ये वोट कर सकता है। अगर 18 साल से कम होगा तो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, यानी कि ये वोट नहीं कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए जो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि वोटिंग एज तो आपने सेट कर दिया, तो ये तो आपने सेट किया कि हाँ 18 साल फिक्स है वोटिंग एज, लेकिन हमको एक और डब्बा यहाँ लेना पड़ेगा जिसमें हम अपना कोई रैंडम एज डालेंगे। मान लिया जाए कि मैंने डाला माई एज करके, कि वोटिंग एज तो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो गया, अब मेरा एज भी तो चेक करना है ना। तो मैंने मान लो अभी फ़िलहाल मैं डालता हूँ कि मेरा एज 24 है। अब देखिए वोटिंग का एज है 18 साल, मेरा एज है 24। इसका मतलब जब मैं बूलियन के ज़रिए पूछूंगा कि क्या मैं वोट दे सकता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, कि हाँ मैं वोट दे सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं 24 की जगह 14 साल कर दूँ और फिर पूछूं कि मेरा एज 14 ईयर है, क्या मैं वोट दे सकता हूँ, तो आंसर आएगा फॉल्स, कि नहीं आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो ट्रू का मतलब सही है, आप कर सकते हैं, फॉल्स का मतलब आप नहीं कर सकते हैं। बट बूलियन के अंदर क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज होता है। ट्रू और फॉल्स लिख करके नहीं आता है। अगर आंसर ट्रू होगा तो 1 लिख करके आएगा, और अगर आंसर फॉल्स होगा तो 0 लिखा कर आएगा। समझ गए? तो स्क्रीन पे क्या रिप्रेजेंट होगा? अगर मैं 24 साल का हूं तो मेरा वोट तो मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूं। तो अगर मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूं तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1। और अगर मैं 14 साल का हूं, इसका मतलब मैं वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए, इसका ज़रूरत है नहीं। अब क्या मैं इतना करूंगा तो प्रोग्राम रन हो जाएगा? रन तो हो जाएगा मगर प्रिंट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट ऐप तो यूज़ ही नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज़, और यहाँ पर हमको क्या दिखाना है? यहाँ पर हमको दिखाना होगा कि हम वोट कर सकते हैं कि नहीं। बट उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको चेक करना पड़ेगा ना कि मेरा एज वोटिंग के एज से कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट लिखने का मतलब क्या हुआ? मुझे रिजल्ट वाले डब्बे में ये वैल्यू चाहिए।
रिजल्ट वाले डब्बे में क्या चाहिए? रिजल्ट वाले डब्बे में मुझे ये चाहिए कि क्या वोटिंग एज ज़्यादा बड़ा है माई एज से। फिर तो सुनिए, रिजल्ट वाले डब्बे में क्या डाल रहा हूं कि वोटिंग एज बड़ा है माई एज से, यानी 18 साल ज़्यादा बड़ा है या मेरा एज जो 24 है वो ज़्यादा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरा जो एज है वो ज़्यादा है, 18 साल वाला कम है। तो यहाँ पर जो रिटर्न आएगा वैल्यू उसको देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, रन करते हैं फिर चेक करते हैं। यहां पर अब एक प्रॉब्लम आया बूल के पास। प्रॉब्लम क्या आया? यहां देखिए, अननोन टाइप बूल डिड यू मीन डैश बूल। इसका मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि इसको बूल यूज करने के लिए अलग से हेडर की जरूरत पड़ेगी, अलग से फाइल की जरूरत पड़ेगी। ये बूल यूज नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग मैंने कहा कि अगर कोड ब्लॉक ना ले डायरेक्टली बूल, तो हम क्या करते हैं, stdbool.h जो हेडर फाइल है उसको मंगा लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा, बूलियन के लिए अलग से एक फाइल इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो ये रन करेगा। देखिए रन कर गया और आंसर आया 0। 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया कि मैं इसको ये बोल रहा हूं कि मेरे एज से वोटिंग एज ज़्यादा है या कम है। तो जाहिर सी बात है मेरा एज ज़्यादा है और वोटिंग एज कम है। मेरा एज 24 है, वोटिंग का एज 18 है, इसीलिए रिजल्ट आ गया 0। तो प्रोग्रामिंग का यहाँ लॉजिक मैंने उल्टा लगा दिया है, इसीलिए ऐसा आया है। अब अगर, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ 0 क्यों आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है कि मेरा एज वोटिंग एज से ज़्यादा है। अगर मैं 24 की जगह यहाँ पर 18 की जगह मैं 17 लिख देता हूँ, 18 से एक कम। अब यहाँ लॉजिक क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा कि वाकई में वोटिंग एज ज़्यादा है मेरी एज से, तो अब यहाँ आंसर आएगा 1। देखिए 1 आ गया आंसर। क्यों 1 आंसर आया? यानी मैं इससे ये पूछ रहा हूँ बूलियन के ज़रिए से, या आप अभी समझिए बूल एक आदमी है, मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि देखो वोटिंग का एज तो 18 साल है और मेरा एज है 17 साल, तो मुझे ये बताओ कि मेरा एज ज़्यादा है या वोटिंग का एज ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है वोटिंग का एज ज़्यादा है, तो वो कहेगा कि हाँ वोटिंग, आपका जो वोटिंग का एज ज़्यादा है, तो ट्रू। फिर कहूँ कि एक बात बताओ कि वोटिंग का एज 18 साल है, मेरा एज 24 ईयर है, तो मेरा एज ज़्यादा है या वोटिंग का एज ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है मेरा एज ज़्यादा है, मगर यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वोटिंग का एज ज़्यादा है, तो लॉजिक गलत हो गया ना। एज मेरा ज़्यादा है मगर मैं लिख उसको दे रहा हूँ बुलियन को कि वोटिंग का एज ज़्यादा है। तो उसने चेक किया तो पाया कि नहीं, आपका एज 24 है, वोटिंग का एज 18 है, तो 18 24 से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए उसने रिजल्ट फॉल्स कर दिया। इसको ठीक करने के लिए सिंपल वे में आप इस तरह कर दीजिए। अब लॉजिक क्या हो गया? अब लॉजिक ये हो गया कि वोटिंग एज से बड़ा है मेरा एज। वोटिंग एज से बड़ा क्या है? मेरा एज है। यानी मेरा 24 साल है, वोटिंग एज है 18 साल, तो जाहिर सी बात है मेरा एज ज़्यादा है, वोटिंग का एज कम है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये सही बात है, सही में 24 बड़ा है, 18 छोटा है। देखिए आ गया 1। लेकिन अगर मैं इस 24 को वापस से 14 कर दूं और अब मैं इससे पूछूंगा कि क्या मेरा एज बड़ा है या वोटिंग का एज बड़ा है, तो ये जब चेक करेगा तो देखेगा कि वोटिंग का एज 18 है, आपका एज 14 है। इसका मतलब ये आंसर देगा 0, जिसका मतलब है फॉल्स, कि नहीं ये सही नहीं है, आपका एज वोटिंग के एज से ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको समझ गए हैं? चलिए इसको मैं फिर से मिटा करके एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए।
एक लेते हैं इंट स्मॉल नंबर, इसमें डाल देते हैं मान लिया जाए 10। एक लेते हैं इंट लार्ज नंबर, इसमें डाल देते हैं 20। बूल लेते हैं, रिजल्ट का लेबल लगा देते हैं और रिजल्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट डालते हैं। रिजल्ट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट डालेंगे कि भाई मुझे ये बताओ कि स्मॉल नंबर बड़ा है, ग्रेटर है लार्ज नंबर से। अब ये क्या चेक करेगा कि क्या स्मॉल नंबर बड़ा है कि लार्ज नंबर। जाहिर सी बात है, स्मॉल नंबर में 10 है, लार्ज नंबर में 20 है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया ना, स्मॉल नंबर बड़ा नहीं है। मैं इसको बोल रहा हूं कि नहीं, स्मॉल नंबर बड़ा है और लार्ज नंबर छोटा है, यानी 10 20 से बड़ा है, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है ना। तो ये क्या करेगा, ये मुझे प्रिंट करके देगा 0। 0 का मतलब क्या होगा कि नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। देखिए ये दे रहा है 0। क्यों 0 दे रहा है? क्योंकि ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, 10 20 से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वही मैं इसको चेंज करके ये कह दूं कि स्मॉल नंबर से बड़ा है लार्ज नंबर, यानी 20 जो है ये 10 से बड़ा है, तो ये बात तो सही है, 20 बड़ा है 10 छोटा है, तो अब ये रिजल्ट देगा 1, क्योंकि हाँ आपने जो बात कही है वो सही है। इसी को कहा जाता है बूलियन। कि जब भी हमको प्रोग्राम में एक कंडीशन की शुरुआत करनी होती है, सीखनी होती है, तो हम उस कंडीशंस को सीखने का शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ क्या हुआ, आपको एक छोटी सी बात समझ में आई। छोटी सी बात क्या समझ में आई कि जब हाँ या ना में आंसर चाहिए होता है तो हम बूलियन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे दोस्त से आपने पूछा कि चॉकलेट वाला केक है या नहीं है। अगर बोलेगा हाँ हाँ दुकान में चॉकलेट वाला केक है, इसका मतलब रिटर्न आया ट्रू, यानी कि 1। उसने कहा कि नहीं चॉकलेट वाला केक तो नहीं है दुकान में, इसका मतलब स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, रिटर्न आएगा 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस बूलियन का। अब बूलियन के अंदर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जाहिर सी बात है ये बचपन में भी आप जानते होंगे, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, ये तीनों सिंबल जो होता है यूज होता है। ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन मैंने यूज कर ही दिया है, इस इक्वल टू का भी मैं यूज कर देता हूं। अब मैं क्या पूछ रहा हूं इससे, सो देखिए मैं बुलियन को ये बुलियन के जरिए ये लॉजिक दे रहा हूं कि स्मॉल नंबर जो है वो लार्ज नंबर के बराबर है, यानी 10 जो है वो 20 के बराबर है। जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, 10 10 है, 20 20 है, दोनों बराबर कैसे हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, आंसर आएगा 0। अच्छा यहाँ पे आंसर आ रहा है 1, यानी ये कह रहा है सही बात है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा है ऐसा। अगर आप गौर करेंगे तो प्रॉब्लम आप बहुत इजीली पहचान जाएंगे। देखिए रिजल्ट के बाद जो मैंने इक्वल का साइन दिया है, नंबर के बाद जो मैंने इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब होता है कि ये इसमें डाल दो। मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि एज इज इक्वल टू डेट, मान लो कुछ भी, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज और डेट ये दोनों अब बराबर हो गए। जो चीज़ एज के अंदर है वही चीज़ डेट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एज के अंदर वैल्यू है 10, अब मैंने कहा कि एज इज इक्वल टू डेट, इसका मतलब ये हो गया कि अब डेट की वैल्यू भी हो गई 10। ठीक है, तो जब इक्वल टू का साइन देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वैल्यू को एक्सचेंज कर देते हैं। यहां क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल में ये प्रॉब्लम इसको दे रहा हूं, लॉजिक दे दिया मैंने कि स्मॉल नंबर का जो वैल्यू है 10, वही वैल्यू अब लार्ज नंबर का भी हो गया। इसको थोड़ा देर के लिए मैं रिमूव करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या समझाना चाह रहा हूं।
थोड़ा देर के लिए बस। देखिए मैं लेता हूँ इंट एज इजकल टू 18, ठीक, और यहाँ लेता हूँ इंट डेट इजकल टू 19 मान लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ एज इजकल टू डेट। अब क्या होगा, प्रिंट करते हैं डेट, फिर आपको पता चल जाएगा जो हुआ क्या। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में बनाया हुआ है, जो शॉप वाला इन्वेंट्री वाला हमने बनाया था, अगर वो याद होगा तो ये समझ जाएंगे आसानी से। लॉजिक समझिए, पहले बिल्ड करके देख लीजिए, उसका लॉजिक समझ लीजिए। डेट में आ रहा है 19, अच्छा हमको डेट इजकल टू एज करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम, अब समझिए इसको क्या हुआ। एज वाले बॉक्स में मैंने 18 नंबर रखा, डेट वाले बॉक्स में मैंने 19 नंबर रखा, लेकिन नीचे आके मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई डेट वाले बॉक्स के अंदर एज वाला नंबर रख दो। इसका मतलब क्या है, डेट वाले बॉक्स के अंदर एज वाला नंबर रख दो, यानी डेट वाला जो बॉक्स है उसमें एज वाला नंबर 18 रख दो। तो अब क्या हुआ, अब डेट के अंदर जो है ना वो 18 नंबर नहीं है, ये सॉरी 18 नंबर नहीं है बल्कि 19 नंबर आएगा। अच्छा नहीं, उल्टा हो गया, देखिए 1 सेकेंड, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। देखिए थोड़ा सा स्पेस करते हैं। एज वाले बॉक्स के अंदर है 18 नंबर, डेट वाले बॉक्स के अंदर है 19 नंबर। अब मैं यहां पर मैंने ये कहा इसको कि डेट वाला जो बॉक्स है उसके अंदर एज वाला नंबर रख दो। तो एज का नंबर था 18, इसीलिए अब डेट के अंदर क्या आ गया, 18 आ गया। इसलिए अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको तो ये 18 नंबर दे रहा है। 18 एक्चुअल में एज का नंबर था, मगर डेट के अंदर मैंने प्रिंट किया डेट, डेट के अंदर 18 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने ये लॉजिक लगा दिया कि डेट के अंदर जो है वो एज वाला नंबर इंसर्ट कर दो, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ होता है। इस प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी जो प्रोग्राम बनाया, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि स्मॉल नंबर वाले में लार्ज नंबर डाल दो। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जो लॉजिक मुझे लगाना था कि बराबर है या नहीं, उसकी जगह मैंने क्या किया, एक डेटा को दूसरे डेटा में एक्सचेंज कर दिया। मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 2 बार इक्वल टू यूज़ करना होगा। जब 2 बार इक्वल टू यूज़ करेंगे तब ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा, याद रखिएगा, एक बार जब आप इक्वल टू का साइन देते हैं तो इसका मतलब होता है आप असाइन करते हैं। जब 2 बार आप इक्वल टू का साइन देते हैं तो इसका मतलब आप कंपैरिजन करते हैं, यानी चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो गलती हम लोगों से हुई क्या हुई, मैंने असाइन कर दिया स्मॉल नंबर में लार्ज नंबर को। अब मैं प्रॉपर वे में कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ कि क्या स्मॉल नंबर यानी 10 और लार्ज नंबर यानी कि 20, क्या ये दोनों बराबर है। रिजल्ट आएगा 0 कि ये बात गलत है। देखिए रिजल्ट आया 0 कि ये बात गलत है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं लार्ज नंबर को भी 10 कर दूं और स्मॉल नंबर को भी 10 कर दूं, तो अब मैं पूछ रहा हूं इससे कि क्या लार्ज नंबर का 10 और स्मॉल नंबर का 10, क्या ये दोनों बराबर है। बात सही है, दोनों में 10-10 है। अब आंसर आएगा 1। इसका मतलब मेरा लॉजिक सही है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा बूलियन वाला चैप्टर। इसके अंदर बेसिक सा लॉजिक लगाते हैं। आपको समझना इसमें क्या क्या है वो याद रखिएगा। ये सिंबल यानी ग्रेटर दैन, लेस दैन, असाइंग और इक्वल टू, ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अदर जो ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत